गाइस, मेरा नाम ईशान है एंड आई एम सॉरी कि मैं जावा की वीडियोस काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड इसी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 को कवर करेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आर्ग्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ पे स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स आएगा, फिर आर्ग्स आएगा। ये मैंने छोटी सी मिस्टेक कर रखी है कुछ कुछ जगहों पे, तो इसका ध्यान रखना। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ये जितने भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ एंड जितना मैं टाइम दूंगा हर एक टॉपिक को, उस हिसाब से उनकी इम्पोर्टेंस होगी। जितना कम टाइम में जिस चीज़ को दे रहा हूँ, उसकी उतनी कम इम्पोर्टेंस होगी। लैंग्वेज, इट इज़ अ वोरा लैंग्वेज। वोरा लैंग्वेज का मतलब हम आगे समझेंगे। राइट वंस रन एनीवेयर, इसका मतलब हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब जावा सी और सी प्लस प्लस से कैसे डिफरेंट है? फर्स्टली, इसके अंदर एक्सप्लिसिटली पॉइंटर्स का यूज नहीं होता है जैसे वहां पे होता था। एंड यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो हैंडल जेवीएम इंटरनली करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। एंड यहाँ पे रेफरेंसेस का यूज होता है, जो कि बिल्कुल पॉइंटर्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड जावा के अंदर मैलॉक, फ्री, न्यू, डिलीट ऐसे फंक्शंस, ऐसे मेथड्स नहीं यूज होते। एंड ये बात नोट करना, जहां जहां पे मैं मेथड बोल रहा हूँ, वहां वहां पे मतलब बेसिकली उसका मतलब है फंक्शन। फंक्शन को जावा में मेथड कहते हैं। अब जावा में जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो न्यू कीवर्ड के थ्रू होती है, जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड डी एलोकेशन हमारा होता है गार्बेज कलेक्शन की वजह से, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम इंस्टेंशिएशन भी कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं। तो ये आगे ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। सो स्टार्टिंग से ध्यान से देखना, ठीक है। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है, जैसे कि पहले सी प्लस प्लस में होती थी। देर इज नो प्री प्रोसेसर इन जावा, ये मैं भूल चुका हूँ इसका क्या मतलब होता है, तो ये बस ऐसे लिख के आ जाना। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है वो जावा में क्लासेस के थ्रू नहीं होती, बट इंटरफेसेस के थ्रू होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड जावा इंश्योर्स मेमोरी सेफ्टी बाय अवॉइडिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस, बिकॉज जो रेफरेंसेस हैं वो मेमोरी, आप लोकेशन नहीं देख सकते कि कौन सी लोकेशन पे है, इसलिए वहां पे थोड़ी बहुत सेफ्टी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज, बिकॉज जावा बाइट कोड जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, एंड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। एंड जो वोरा मैं बता रहा था, ये सेम चीज है। एंड फिर उसके कुछ रोबस्ट फीचर्स हो गए जो मैंने पहले भी डिस्कस करें, सेम चीज है ये। उसके बाद जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से दो टास्क साइमल्टेनियसली हो पाते हैं, एंड उससे टाइम भी बचता है, मेमोरी भी बचती है, ठीक है। एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है ये। इसका मतलब ये है, जो सी और सी प्लस प्लस में कुछ डेटा टाइप्स जो होते थे, उनकी जो डेटा साइज होता था, जो बाइट्स होते थे, वो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होते थे। बट जावा में ऐसा नहीं है, ये थ्रू आउट सेम रहता है। एंड नाउ अब जेवीएम। जेवीएम क्या होता है? जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या प्रोवाइड करते हैं? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE। बेसिकली रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम कोड को डिराइव कर सकते हैं एंड हम बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब JDK, जावा डेवलपमेंट किट हो गई, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। डेवलपर टूल्स, जो कि जिसके अंदर कंपाइलर हो गया, तुम्हारा जावा एप्लीकेशन लॉन्चर हो गया, और भी चीजें होती हैं। एंड दूसरी चीज होती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तुम्हारे हो गए जावा पैकेजेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज हो गई तुम्हारी रन टाइम लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज तो सबको पता ही है। एंड तीसरी चीज हो गई जावा वर्चुअल मशीन। सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम बिल्कुल जावा के फंडामेंटल्स को कवर करते हैं अब, ठीक है। वन बाय वन चलेंगे। वेरिएबल तीन टाइप्स के होते हैं। लोकल, इंस्टेंस, स्टेटिक। ये मेमोरीज को मतलब किसी चीज को सेव करने के लिए काम आता है। एंड लोकल में क्या है, देखो,
लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो किसी ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर हम लिखते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन दोनों करना पड़ेगा, बिकॉज जावा जो है वो अलाउ नहीं करता कि तुम डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाए लोकल वेरिएबल को, इसलिए तुम्हें डिफाइन और डिक्लेयर दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एंड ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, एंड ये स्टोर होता है स्टैक मेमोरी के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है मेथड जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, ये वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो है, हम क्लास के अंदर तो हम इसे डिक्लेयर करते ही हैं, बट हम इसे किसी मेथड के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपनी इंस्टेंस वेरिएबल्स की कॉपीज होती हैं। एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, मतलब यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी कोई वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, बट लोकल वेरिएबल में ऐसा करना पड़ता है। एंड ये हीप मेमोरी में स्टोर होता है, एंड जब तक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, एग्जिस्ट करता है वो, तब तक ये रहेगा। इसलिए इसे हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट उसका वेरिएबल नेम। सेम तरीके से हम मेथड्स और फंक्शंस को भी एक्सेस करते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल आ गया। अब हम स्टैटिक वेरिएबल को कैसे डिफाइन डिक्लेयर करेंगे, हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करेंगे। एंड स्टैटिक कीवर्ड जो है वो, सपोज एक इंटीजर है ए, सपोज वेरिएबल ए लिया हमने, तो हम स्टैटिक इंट ए लिखेंगे वहां पे, अगर हमें ए को फिक्स करना है। हम स्टैटिक का बेसिकली मतलब होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास सेम चीजें शेयर होंगी, सेम वेरिएबल की वैल्यू शेयर होगी। इसी रीजन की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अ, हाँ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लास के थ्रू बनते हैं, एंड क्लास के थ्रू ही हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू करना विल बी लाइक यूजलेस, बिकॉज इसका पर्पस ही यही है कि हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ना करना पड़े, बिकॉज ऑब्जेक्ट के पास हर वेरिएबल सेम है। देखो, हमने वेरिएबल्स तो समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि बेसिकली इनको कोड में कैसे, मतलब कोड के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं इन वेरिएबल्स को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर मीन वाई हमने यहाँ पे क्लास बनाई एक स्टूडेंट की, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को फाइंड डिक्लेयर करा, स्टेटिक स्ट्रिंग कॉलेज एमटी, ठीक है। ये तुम्हारी स्ट्रिंग हो गई, तुम स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, वेरिएबल स्ट्रिंग एक ही बात है, कोई घंटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने रोल नंबर को ऐसे ले लिया डायरेक्ट, इंट रोल नंबर, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लिया ऐसी, ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं, रोल नंबर एंड नेम, ये तो तुम्हारे हो गए इंस्टेंस, बिकॉज तुमने इसको क्लास के अंदर करा है बट मेथड के अंदर नहीं करा है। एंड ये जो तुम्हारी स्ट्रिंग हो गई कॉलेज वाली, ये तुम्हारी हो गई स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अब हम एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली एक मेथड है, सॉरी माय बैड, अभी कंस्ट्रक्टर समझाऊंगा नीचे, ठीक है। पहले हम देखेंगे पहला मेथड फंक्शन के थ्रू। हमने यहाँ पे void set roll number करा, यहाँ पे हमने int r डाल दिया बेसिकली रोल नंबर के लिए। एंड हमने यहाँ पे सिंस हमने रोल नंबर ऊपर यूज करा है, तो हम रोल नंबर को सेट करने के लिए ये यूज करते हैं, तो हमने रोल नंबर इज इक्वल टू आर लिख दिया। इससे क्या होता है, हम इंस्टेंस वेरिएबल को जो है, ये जो हमारा रोल नंबर का इंस्टेंस वेरिएबल है, हम इसे एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, रोल नंबर की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टेप है ये काफी जगहों पे यूज होता है कोड में, तो ध्यान रखना। या फिर हम इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, ये जो रोल नंबर और आर है ये सेम हो जाते हैं। ये सपोज मैंने यहाँ पे स्टेटिक्स छोड़ो, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिया था इंस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या करा,
मैंने ली यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम अंदर डिक्लेयर करा, एंड उसके आगे मैंने दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि मैं दिस कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नेम को रेफर करने के लिए। एंड ये नेम और ये नेम दोनों अलग अलग होंगे। अभी चीजें शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, बट इसका ध्यान रखना। ये बिल्कुल ये कह लो रटा रटाया प्रोसेस है, ठीक है। ज्यादा इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो, बट फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक है। क्योंकि आगे तुम्हारी बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी आगे के कॉन्सेप्ट्स में, जो कि थोड़े एडवांस है। इजी है बट वैसे तो सब, बट ठीक है। तो दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, हमने रोल नंबर को भी इसके थ्रू एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का। अब ये जो है, ये इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर रहा था स्ट्रिंग नेम, तो ये हमारा कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और हम इसको मेन बॉडी के अंदर भी, जो हमारी एक पब्लिक मेन क्लास होती है, हम उसके अंदर भी डिफाइन करेंगे, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। हमने फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर हम ईयर्स को सेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने ईयर को सेट करा, ये हो गया हमारा लोकल, बिकॉज हमने इसको इसके मेथड के अंदर डाला है, तो ये हमारा हो गया लोकल। अब फिर हमने ये सारी डिटेल्स को प्रिंट आउट कर दिया, खत्म। अब देखो कोड खत्म हो गया, एंड यहाँ पे अब आती है पब्लिक क्लास, ठीक है। हर एक क्लास, सपोज ये हमने जो स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, ये अलग क्लास हो गई। जो हमारी पब्लिक क्लास बनती है, वो सिर्फ एक ही बनती है क्लास, एक फाइल के अंदर एक ही बनती है। एंड जो हमारा क्लास का नाम होता है पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, ये जो मेन है, ये हमारा जावा की फाइल का नाम हो जाएगा। तो हमारी जावा की फाइल जो होगी वो मेन डॉट जावा होगी, जावा डॉट जावा इसका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम यूज करते हैं एक मेथड, जिससे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PSVM लिखते हैं। पेपर में ये मत लिख के आना, ठीक है। PSVM ऐसे लर्न कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए PSVM करो, बट पेपर में ध्यान रखना। उसके अंदर हम, अगर हमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज करना है, बेसिकली हमें किसी से इनपुट करवाना है, अ, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे। बट उससे पहले जब हम CLA में काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गई हमारी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया। बेसिकली ये जो है, ये स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर डिफाइन करने में काम आता है। इसका सिंटेक्स यही होता है, स्ट्रिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स आर्ग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम, अब ये इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। हमने पहले हम पहले कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, चलो अभी कंस्ट्रक्टर वाली बात को छोड़ते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसे हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारी यहाँ पे होगी क्लास का नाम, S1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी अपनी। न्यू कीवर्ड से हम लोग काम करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करा। फिर स्टूडेंट आ गया, अ, ये सेम वर्ड जो है ये रिपीट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आएंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अच्छा, मैंने ये सेम चीज करी है, ऊपर भी मैंने यही चीज लिखी है। अब क्या होता है, अगर मैंने खाली छोड़ दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को, तो ये तो तुम्हारा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर मैंने इस ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज पास कर दी, 101 अमित, तो क्या होता है, अब वापस जाते हैं इस कोड पे। हमने क्या करा था, कंस्ट्रक्टर का यूज करके, ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये जो हमारा
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था बेसिकली। ठीक है, हमने इसको दिस नेम इज इक्वल टू नेम, दिस रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, या फिर सेम चीज हम किसी और फंक्शन के थ्रू करते अ, तो उसके लिए तो हमारा डायरेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता। अगर हम ये यूज कर रहे हैं ये चीज, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज होगा। हम यहाँ पे वैल्यूज देंगे, ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर यहाँ करेंगे, डिफाइन यहाँ करेंगे। उसके बाद सेम चीज तुमने एक और तुम्हें नया ऑब्जेक्ट बनाना है सेम क्लास का, तो स्टूडेंट एस टू हो गया। ठीक है, सेम चीज हो गई। और फिर उसकी अलग अलग, फिर हम क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट मेथड को हम कॉल करेंगे, वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू। S1 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, S2 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स। अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को करना होता, तो भी हम S1 डॉट S2 डॉट करके कर लेते। और अगर हमें ये कौन सा है, तीसरा कौन सा था, स्टैटिक, स्टैटिक को करना है, तो हम डायरेक्टली क्लास का नाम यूज करके हम कॉल कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट दिस, स्टूडेंट डॉट दैट। ठीक है, चलो ये सारी चीजें तो हो गई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि हो सकता है ये मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी लेट समझ में आए। ओके, फिर हम नीचे जाते हैं इसमें। एंड अब आता है डेटा टाइप्स। ठीक है, ये बहुत ही बकवास चीज़ है, सबको पता है। डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव हो गया, एक नॉन प्रिमिटिव हो गया। नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस, इंटरफेसेस आ गए। प्रिमिटिव के अंदर इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब आ गया। अब तुम सबको पता ही है कि इंट और इन सबको कैसे करते हैं, लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना, फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में हम लास्ट में एफ लगाते हैं, 3.14 एफ, जो पाई की वैल्यू हो गई, हमने लास्ट में एफ लगा दिया। डबल में ऐसी जरूरत नहीं होती है, वो अपनी चॉइस है। एंड करेक्टर एंड स्ट्रिंग्स को हम, करेक्टर को हम सिंगल पोस्ट्रोफी में करेंगे, एंड मतलब सिंगल कोट्स में करेंगे, एंड स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन चीज, ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना, जहाँ पे कैपिटल यूज हो रहा है वहां पे कैपिटल यूज करना। एक और चीज है, यहाँ पे जैसे तुम कोड देख रहे हो, स्ट्रिंग है, हमेशा ध्यान रखना एस कैपिटल आएगा। गलती से भी स्मॉल मत लिख के आ जाना, टीचर मार्क्स काट देगी। एस कैपिटल आता है, वरना वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैंने ये क्या बोला था, एक पब्लिक क्लास होती है और हमारे पास n नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। जो हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई, वो हम कितनी भी बना सकते हैं, वो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट वो पब्लिक सिर्फ एक ही हो सकती है। एंड वो फिर डिफॉल्ट के अंदर जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चार एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, एक पब्लिक हो गया, एक प्राइवेट हो गया, एक प्रोटेक्टेड हो गया, एक डिफॉल्ट हो गया। अब पब्लिक क्या होता है, वो सारी फाइल्स जो प्रोजेक्ट के अंदर है, सेम प्रोजेक्ट के अंदर है, वो विजिबल होती हैं। प्राइवेट जो होती हैं वो सिर्फ क्लास में हो सकती हैं। प्रोटेक्टेड जो हो सकती हैं वो सिर्फ क्लास और उसकी सब क्लासेस और उसका जो पैकेज बनता है। अब और जो डिफॉल्ट होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर पैकेज में। एंड पैकेज क्या होता है, बेसिकली एक फोल्डर होता है। तुमने कोई फोल्डर बनाया अपने ड्राइव्स के अंदर, जैसे मैं ड्राइव्स में मटेरियल मेंटेन करता हूँ, तो फोल्डर्स बनते हैं, वो पैकेज हो गए तुम्हारे। और बाकी चीजें, ये जो टेबल है मैंने करने को लिख लिख दी है, बट दिस इज प्रिटी मच यूजलेस, इसका कुछ काम आएगा नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर का मैंने बता दिया, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक बेसिक लेआउट समझ लेते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, abc.java फाइल होगी, उसी का पब्लिक क्लास बनेगी, पब्लिक क्लास abc। ठीक है, फिर हम psvm यूज करेंगे, पब्लिक फंक्शन हो गया ये हमारा। फिर स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है हम जितनी भी मतलब एक ही कॉपी को हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि एक
जैसे ब्लूप्रिंट टाइप सा हम डिस्कस करते थे सी प्लस प्लस में, वो चीज। फिर वॉइड हो गया, एंड रिटर्न टाइप, एंड फिर हमारा हो गया मेन, मेन मेथड। उसके अंदर एस कैपिटल आएगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट आर्ग्स आर्ग्स जो है, ये बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग आर्ग्स जो है ये हमारी आर्गुमेंट लिस्ट होती है, ये सीएलए में काम आती है। अब हम किसी चीज को प्रिंट आउट कैसे कर रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन, और उसको उसके अंदर डबल कोट्स में चीजें। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में, सिस्टम एक क्लास हो गई, इसका जो फर्स्ट लेटर है एस वो कैपिटल होगा। आउट जो हो गई वो हमारी एक सब क्लास हो गई, ठीक है। प्रिंट एलन जो हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया। ओके। उसके बाद आते हैं हम नाइन्थ पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट क्लास इज द टॉप मोस्ट क्लास इन जावा which gets implicitly inherited by every java file, ठीक है। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफायर्स पे आते हैं। आइडेंटिफायर्स वही हो गए तुम्हारे वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेसेस, पैकेजेस, इन सब के लिए जो नाम यूज करते हैं हम, एंड जो यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी नेमिंग, इसके अंदर अंडरस्कोर और डॉलर साइन के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। हम इंटीजर से चूज नहीं कर सकते स्टार्ट। सपोज कोई जावा की फाइल है तुम्हारी, ठीक है, अब वो ही तुम्हारी क्लास हुई, तो तुम उसको नंबरिंग नहीं दे सकते। सपोज तुमने वन डॉट जावा फाइल बना दी, वो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। टू डॉट जावा बना दी, वो चलेगा ही नहीं। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेसेस नहीं हो सकती उनके अंदर, ठीक है। अंडरस्कोर और डॉलर साइन ही यूज हो सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में। कोई कीवर्ड नहीं हो सकता बेसिकली, यूजर डिफाइंड जो एलिमेंट्स होते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है, सबको पता है। फिर तुम्हारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गई। तीन चीजें होती हैं, एक डिसीजन मेकिंग, एक लूपिंग, एक जंप। डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स स्विच, इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ का सब कुछ सबको पता ही है, अगर तुम बेसिकली तुम ये देख भी लोगे ना कोड, तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को एक बार पॉज करके ये कोड्स देख लो, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रखे हैं इनको। इफ हो गया तुम्हारा, इफ एल्स हो गया। इफ एल्स इफ में क्या होगा, यहाँ पे सपोज एक चीज कंडीशन है, फिर एक दूसरी कंडीशन हो गई एल्स इफ की, ठीक है। और फिर जो लास्ट में की जो बचता है वो एल्स में आता ही है। ये हम ऑलरेडी बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर तुम्हारा आ गया एक स्विच और ब्रेक, ठीक है। स्विच में क्या होता है, हम बेसिकली इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। स्विच ब्रैकेट डे, एंड फिर उसके केसेस बनते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, एंड वन टू थ्री जो होता है हम इसे ए बी सी या कोई और भी रख सकते हैं, जो बेसिकली हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ प्रिंट करवाया, सपोज एम प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया ताकि ये फर्दर फर्दर रिपीट ना हो, ठीक है। रे- अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो सारे प्रिंट हो जाएंगे, एम टी, दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। और डिफॉल्ट के अंदर फिर तुम्हारा इनवैलिड डाल दो कि ये डे इनवैलिड है, तो वो करेगा ही नहीं इस चीज को, ठीक है। एंड फिर हमने यहाँ पे सपोज इंट डे टू लिया हमने फिर से, ठीक है। ये इनहेंस्ड स्विच है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ये तो मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज ये हमारा एडवांस चीज है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कंटिन्यू रह गया, ठीक है। इफ वी राइट कंटिन्यू इंस्टीड, एक सेकंड, इफ वी राइट कंटिन्यू इंस्टीड ऑफ ब्रेक इन अ लूप और डिसाइसिव स्टेटमेंट, इट विल स्किप द डिजायर्ड स्टेटमेंट। सपोज मैंने एसओपी टी के बाद मैंने कंटिन्यू लगा दिया, तो ये टी के अलावा बाकी सब प्रिंट कर देगा। सपोज हम ब्रेक नहीं लगा रहे, ब्रेक किसी भी उसमें नहीं लगा रहे, सपोज हमने यहाँ पे कंटिन्यू लगाया, तो ये टी के अलावा बाकी सब प्रिंट कर देगा। ये होता है बेसिकली कंटिन्यू का पर्पस, ठीक है। उसके बाद और तुम्हारा फॉर लूप हो गया। फॉर का सब कुछ सबको पता ही है, डेटा
टाइप हम करते हैं, फिर वेरिएबल लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, फिर आइटरेटर लेते हैं, कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, फिर हम वैल्यू लिखते हैं, फिर हम उसको या तो इंक्रीमेंट करते हैं या फिर हम डिक्रीज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। एक एक बार वीडियो पॉज करके इसको देख भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर ये हो गया, वाइल लूप ये हो गया। डू वाइल में क्या होता है, पहले वो डू के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो पहले करेगा, उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक करेगा, उसके हिसाब से फिर वो एग्जीक्यूट करेगा सारी चीजें। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक और चीज है, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो होता है वो काम आता है आइटरेट करने में, एरेज के ऊपर या फिर कलेक्शंस के ऊपर आइटरेट करने के लिए, विदाउट एन इंडेक्स। हम आगे भी इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले तो इसे। ठीक है, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी शायद, क्योंकि उसके अंदर आइटरेटर्स अलग से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर हो गया, यहाँ पे फिर डेटा टाइप हो गया, फिर यहाँ पे वेरिएबल हो गया, हम वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एंड फिर यहाँ पे कलेक्शन हो गया। हम सिंस डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं वेरिएबल को, तो हमें फिर आइटरेशन की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉरवर्ड चलता है पूरा, फॉरवर्ड आइटरेशन होती है। इस वजह से इंडेक्सिंग की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। बेसिकली ये चीजें काम जो आएंगी सॉर्टिंग के अंदर आती है। उसके बाद तुम्हारे ऑपरेटर्स आ गए, अरिथमेटिक ये हो गया, रिलेशनल ये हो गया। इक्वल टू का मतलब होता है बेसिकली नॉर्मल इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। फिर लॉजिकल आ गया, एंड के लिए एम्परसेंड बेसिकली। फिर निगेशन के लिए ये यूज कर लिया हमने, और के लिए दो पाइपलाइन सिंबल यूज कर लिया। फिर टर्नरी वेरिएबल होता है, ये इफ एल्स को छोटा करने के लिए यूज होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है पढ़ने की एज सच। फिर तुम्हारे बिटवाइज हो गए। ठीक है, फिर तुम्हारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कहते हैं इन्हें। फिर तुम्हारा यूनरी ऑपरेटर्स हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये फिर बूलियन आउटपुट आता है इसमें। फिर हम टाइप कास्टिंग टाइप कास्टिंग करते हैं हम इससे, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज ये ध्यान रखो, अगर x प्लस प्लस है, सपोज हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, और प्लस प्लस एक्स है, पहले तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, x प्लस प्लस का मतलब है हम पहले x को प्रिंट करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, ऐड करेंगे। सेम चीज x माइनस माइनस में हो रही है, उसमें डिक्रीज हो जाएगी। पहले प्रिंट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी, फिर अगर हम उसे दोबारा प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू चेंज होके आएगी। अगर हमने प्लस प्लस एक्स करा तो पहले वैल्यू ऐड होगी, फिर जाके प्रिंट होगी। माइनस माइनस में पहले कम होगी, फिर जाके ऐड होगी। अभी हम इसको टू एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग होती है इसके अंदर, एंड बाकी जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे टेल द आउटपुट्स। ठीक है, एस ओ पी एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे 10 है, 10 प्रिंट करा मैंने, फिर 10 की वैल्यू मैंने 11 कर दी, फिर 11 की वैल्यू मैंने 12 करी, फिर 12 प्रिंट कर दिया तो 12 आ गया। फिर 12 की वैल्यू मैंने प्रिंट करी, फिर माइनस करके 11 कर दी, फिर माइनस करी, 10 करा, फिर 10 को प्रिंट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो भी मैंने लिख रखा है, ये मैंने यहाँ राइट से लेफ्ट चला है, राइट से लेफ्ट। अब तुम बेसिकली ये कंसेप्ट अगर तुम फर्स्ट वाले का समझ गए तो तुम बाकी भी कर लोगे। ठीक है, तो एज सच कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इस पे ध्यान देना, मैंने आंसर्स ऊपर लिख रखे हैं, साइड में भी लिख रखे हैं। तो ये राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने तीन इंटीजर लिए, ए बी सी। अगर यहाँ पे सिंस हमने
इन ऑपरेटर्स का यूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। अब हम पहले ये देखेंगे, ए इज स्मॉलर देन बी। ए 10 है, बी 5 है, ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गई और ये एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, एंड का मतलब अगर एक भी फॉल्स होता है तो वो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाया था, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाया था, अगर ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वेरिएबल के अंदर या उसकी कंडीशन में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ए की जो वैल्यू रहेगी वो 10 ही रहेगी। यहाँ पे मैंने ए प्लस प्लस से चेंज करने की कोशिश करी, ये ट्रू होता है, बट मैंने 11 नहीं कर पाया मैं उसकी वैल्यू, क्योंकि ये पूरी की पूरी फॉल्स हो गई, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। फिर यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्कैनर क्लास पे। स्कैनर क्लास ये थोड़ा एक्चुअली मॉड्यूल थोड़ा लंबा है, तो मेरे को टाइम लग रहा है इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम में हो जाए। स्कैनर क्लास जो है, ठीक है, हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कैसे करेंगे। हम पहले तो हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, पैकेज की क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। जावा डॉट यूटिल तो हमारा पैकेज हो गया, स्टार का मतलब है सारी क्लासेस जिसके अंदर स्कैनर क्लास हो गई, और भी चीजें हो गई, और भी इंटरफेसेस हो गई, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद क्लास एबीसी, पीएसवीएम पहले बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ देखो, स्ट्रिंग में एस कैपिटल है, उसके बाद एक और नई लाइन आती है, स्कैनर एस सी, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर स्कैनर बेसिकली तुम्हारी स्कैनर क्लास हो गई। फिर एस सी तुम ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ भी, एस सी ले लो, एस ले लो, ओ ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। न्यू तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएटर हो गया। स्कैनर कीवर्ड के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या करता है, ये इनपुट लेता है। आगे हम आई गेस मॉड्यूल 3 में इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो स्कैनर सिस्टम, ये स्कैनर, ठीक है, और सिस्टम और स्ट्रिंग की का जो एस है वो कैपिटल आएगा। अब हम इंटीजर को कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेरी रेफरेंस से कॉल करेंगे। एंड हमने इस मेथड को, हम एक मेथड यूज करेंगे नेक्स्टेंट इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट हो गया, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, उसके हिसाब से तुम आगे जाके कोड लिख पाओगे। फिर एरेज, एरेज देखो, कुछ कुछ पॉइंट समझ लो। इट इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, इसका मतलब है जो हमारा डेटा टाइप होगा सारे एलिमेंट्स का वो सेम रहेगा, अगर सेम नहीं होता तो वो हेट्रोजीनियस होता। इट ऑक्यूपाइज कंटिगुअस मेमोरी स्पेस, ये एक के बाद एक स्पेस लेता है, ठीक है। डायनेमिक एरेज को हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज वो एरे लिस्ट के अंदर आता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल 4। नाउ 1D एरे, ठीक है। 1D एरे हमने इंटीजर ARR करा, ठीक है। ARR में हमने इसको हमने एक रेंज दे दी 5 की, कि ये 5 तक ले सकता है, ठीक है। अगर हमें किसी नंबर को अपडेट करना है तो हम उसी इंडेक्स पे, सपोज मैंने 4 लिया है, फोर्थ इंडेक्स पे 4 लिया है, तो मैं उसको सपोज 7 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 डालूंगा इंडेक्स, और यहाँ पे नंबर 7, तो वो 7 रिप्लेस कर देगा उसको। या फिर एक और दूसरा अपडेट का तो यही है। इसका दूसरा तरीका है डिक्लेयर और डिफाइनिंग का, कि हम एक ऐसे ले लें जैसे हमने स्ट्रिंग के आगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करा था, वैसे ही इंट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ARR, फिर न्यू आगे हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे करा है, एक ही लाइन के अंदर, यहाँ पे अलग अलग लाइन यूज हो रही थी। इसे इम्प्लिसिट कहते हैं, इसे एक्स, वो छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू इंट 5 आ गया। या फिर हम इसको डायरेक्टली एरे कर सकते हैं। एरे क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस में कुछ एलिमेंट्स डाल के दे दिए, ठीक है। पढ़ लोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। 2D एरे में बस क्या होता है, दो ब्रैकेट आ जाएंगे यहाँ पे, और यहीं पे दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर
अब जो रोज है वो तुम्हारा ith कॉलम हो गया, सॉरी ith रो हो गया, और जो कॉलम है वो jth वो हो गया, आई जे के हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे 1D एंड 2D एरेज को यूजिंग फॉर ईच। ठीक है, फॉर तो सबको आता है, फॉर ईच से करेंगे, फॉर ईच से काम छोटा हो जाता है। हमने यहाँ पे एरे बना लिया एक। ठीक है, फॉर इंट आई, हमें ट्रैवर्स ही तो करना है, एक के बाद एक, 5, 15, 25, हमें पीछे डायरेक्शन में ट्रैवर्स नहीं करना, तो हम इसका यूज करेंगे विदाउट एनी इंडेक्स, इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है। इंट आई, एरे ले लिया हमने, हो गया खत्म, मतलब लूप चलाएंगे हम इसमें। फिर हम इसमें प्रिंट करेंगे आई की वैल्यूज, आई प्रिंट कर दी, थोड़ी स्पेसिंग देनी है, 5, 15, 25, तो स्पेसिंग दे दी हमने। ये फॉर ईच से काम छोटा हो गया, 2 मिनट में हो जाएगा, स्पेशली 2D, इसमें 2D में हेल्प होती है। अब 2D एरे को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 कर्ली ब्रेसेस का यूज करा है, 2 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो। ठीक है, बट उनकी वैल्यूज जो है वो 3 3 के पेयर में है, 147 258 369, तो ये ऐसे लाइन से आएंगे। ठीक, और अब क्या होगा, अब मैं इसको अल्टरेट कैसे करूंगा, ये थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं, फॉर लूप से थोड़ा सा टफ हो जाता है, और अगर फॉर ईच से करना चाहते हो तो इसको रट लो बस। यहाँ पे 2 ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट यूज होगा पहले फॉर ईच लूप के अंदर, और यहाँ पे आई का यूज होगा एरे के ऊपर, और फिर हम दूसरे वाले में हम कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, बट हम जे लेंगे हम आई के ऊपर, यहाँ पे आई आ जाएगा, आई के ऊपर हम आइटरेट करवाएंगे जे को, फिर हमने जे को प्रिंट करवा दिया स्पेसिंग देके। ये सारी वैल्यूज धीरे धीरे करके प्रिंट हो जाएंगी। न्यू लाइन 147 के बाद 258 आना चाहता है, तो हमने यहाँ पे न्यू लाइन डाल दी इस फॉर लूप के बाद, इस फॉर लूप के अंदर। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान है। फिर इनपुट, एरे का इनपुट कैसे लेंगे हम, नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट है ये, हमने उसका यूज करा। हमने पहले एन लिया ताकि हमें एक साइज पता चल सके, हमने साइज को इसके अंदर डाल दिया एन के अंदर। हमने फिर एक लूप चलाया जिसके थ्रू हम एरे का यूज करके हम इनपुट लेंगे। ये नॉर्मल सी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2D में डबल लूप हो जाएगा, सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस 4 टाइप की होती है, एक सिंगल हो गई, एक क्लास, 2 क्लास, मतलब एक क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है दूसरी क्लास की, वो हो गई इनहेरिटेंस, और ये हो गया सिंगल। इस क्लास को पेरेंट बेस सुपर क्लास कहते हैं, इस क्लास को चाइल्ड डिराइव्ड सब क्लास कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी हिरार्कल। हिरार्कल में क्या होता है, सपोज मल्टीपल तुम्हारी चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि एक ही पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक ही उस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, मल्टी लेवल, एक के बाद एक के बाद एक। इसने इस क्लास से इनहेरिट करा, इस क्लास ने इस वाले क्लास से इनहेरिट करा, सिंपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ही क्लास अलग अलग क्लासेस से इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी, बट ये क्लास, हाँ, बट ये क्लास के थ्रू नहीं हो सकता, ये इंटरफेसेस के थ्रू होता है, एंड हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्यों, मतलब कैसे और क्यों। ठीक है, उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है, बेसिकली जो ओवरलोडिंग होती है वो हम मेथड्स के अंदर भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। मेथड्स के अंदर हम लोग बस पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ करते हैं। मैं कंस्ट्रक्टर के साथ दिखा रहा हूँ, सेम चीज हम लोग मेथड्स के साथ कर सकते हैं, ये फालतू की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक पब्लिक क्लास बनाई वेबसाइट, ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग आ गया वेब नेम, इंटीजर आ गया वेब एज,
एंड फिर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने वेब नेम को खाली छोड़ दिया, वेब एज को 0 ले लिया फॉर जस्ट इन केस। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग वो इंट एज। ठीक है, दिस कीवर्ड का हमने यूज करा, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही है सब कुछ। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, हम देखो, अब ये देखो, ये दो पैरामीटराइज्ड है, एक ये हो गया, यहाँ पे हमने सिर्फ नेम और एज ले लिया, यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी वेब एज की। और हमने पैरामीटर क्या है, पैरामीटर हमने सिर्फ स्ट्रिंग नेम रखा, बिकॉज हमें सिर्फ नेम का पैरामीटर चाहिए, उसकी तो वैल्यू डाल दी हमने। तो ये कंप्लीटली अलग हो जाएगा और ये कंप्लीटली अलग हो जाएगा, इस वजह से ये ओवरलोडिंग कहलाएगी। सेम चीज हम लोग फंक्शन या मेथड में करेंगे, और डिफॉल्ट वाला भी अलग कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन हो गई, ये प्रिंटिंग हो गई इसकी, ये तुम लोग देख लेना, इसका आउटपुट भी ऐसे ही आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब मेन कंसेप्ट तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया कि क्या है। ठीक है, बाकी तुम खुद देख लेना। अगर तुम लोग इतना भी सुन लोगे, इतना भी पेपर में लिख के आ जाओगे ना, तो वेल एंड गुड है। ओके, सो उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर के एग्जांपल्स। देखो, इसकी जो है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था। तुम लोग वीडियो को पॉज करके, अगर तुम्हें बाय चांस देखने हैं एग्जांपल्स, तो ये देख लेना, वैसे ये आता है नहीं, ये एग्जांपल्स वगैरह आते हैं नहीं, बट मेनली तो वही आता है कि कौन से हैं, क्या क्या है, और कहीं पे यूज हो रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट तो यूज होता ही होता है, डिफॉल्ट एंड पब्लिक तो हर जगह यूज हो रहा है। एंड तो इसलिए, तो ये मैंने बस लिख दिया है, तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। एंड फिर उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑलरेडी मैं बता चुका था, मैं फिर बता देता हूँ, कि इनहेरिटेंस जो है वो दो कीवर्ड्स का यूज करके होता है। एक, अगर हम क्लास टू क्लास कर रहे हैं, तो एक्सटेंड आएगा, यहाँ पे जो C2 है वो एक्सटेंड कर रही है C1 को। ठीक है, और इंटरफेसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो क्लास है, ये इम्प्लीमेंट कर रही है इस इंटरफेस को। ठीक है, और अगर हम इंटरफेस टू इंटरफेस करेंगे तो उसमें भी एक्सटेंड आएगा। सो गाइज, मैं आपको सुपर कीवर्ड जो है वो दिस कीवर्ड की तरह बिल्कुल हूबहू सेम काम करता है, मैं कोड के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। सो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई है मैंने, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ले लिया, यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन ले लिया। सेम चीज अब मैंने क्या करा, एक पब्लिक क्लास बनाई चाइल्ड, उससे मैंने एक्सटेंड करा है पेरेंट को। ठीक है, मैंने इसका वेरिएबल चेंज कर दिया, फंक्शन में कुछ और डाल दिया मैंने इसके अंदर। क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊं पब्लिक वॉइड टेस्ट करके। ठीक है, पब्लिक वॉइड टेस्ट, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब मुझे अगर मेथड्स और ये वेरिएबल्स को अगर मुझे कॉल करना है, अगर चाइल्ड वाले को करना है तो मैं ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा CH, अगर मुझे पेरेंट वाले को करना है तो मैं सुपर का यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, चाइल्ड CH1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड CH1 डॉट टेस्ट, मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को कहीं गलती फाइंड होती है तो प्लीज बता देना। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो प्लीज बता देना, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बट जहाँ तक ये है मेरी कंसेप्ट की बात है, मैंने जहाँ से नोट्स से, PPT से, चैट GPT से सबका मिक्स करके ही तुम लोगों को लाके दिया है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक ही होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर पेरेंट क्लास हो गई हमारी, एक इंटीजर ले लिया हमने यहाँ पे,
कंस्ट्रक्टर का यूज कर लिया फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसमें हमने एज डिस्प्ले कर दी एज लाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम सेम कंसेप्ट है। ठीक है, बस मैं तुम्हें थोड़ा दूसरे तरीके से समझा रहा था इसको। अब क्या होगा, सपोज मैंने चाइल्ड का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने सुपर का यूज करके एज को कॉल कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक पीएसवीएम, ठीक है, पीएसवीएम बनाया, मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, साथ में वहां पे 20 की वैल्यू दे दी मैंने। 20 की वैल्यू जो है, अब वो मैंने दी तो है चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है, बट वो अब सुपर क्लास के अंदर भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर रखा है सुपर एज। ठीक है, उसके अंदर आ जाएगी। एंड फिर सी एच डॉट गेट एज करेंगे तो फिर हमारा आउटपुट जो बीसी आएगा वो। फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं। स्टैटिक का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेथड्स के ऊपर अप्लाई ऑलरेडी तुम लोगों ने देख ही लिया पीएसवीएम के थ्रू। वेरिएबल्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एज सच कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड जो होता है, इट इज यूज टू फाइनलाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, एंड क्लास जो होती है, ये इनहेरिट नहीं हो सकती दूसरे लोगों से। और बाकी चीजों का भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स क्रिएट करने के लिए। एंड ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इससे हम कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, सेम चीज जो इसके साथ है। नहीं वो, हाँ, सेम चीज जो होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ये जो सेम कंसेप्ट होता है, ये सेम चीज इंटरफेसेस के अंदर भी अप्लाई होता है। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। टू एक्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास, ये भी हम लोग कोड के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, हम उसे यूज नहीं कर सकते स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके, ये चीज ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। और दिस और सुपर कीवर्ड्स जो होते हैं वो स्टैटिक कंटेक्स्ट में यूज नहीं होते। अब स्टैटिक वेरिएबल को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, सेम चीज रिपीट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, फाइनल का मैं बता देता हूँ। पहले फाइनल समझने से पहले तुम लोगों को ये बता देता हूँ ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, ओवरराइडिंग होती है, अब मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड भी रखा, ठीक है, वॉइड सम, मैंने उसके अंदर कुछ कुछ डाला। अब अगर मैं क्लास में एक्सटेंड कर रहा हूँ किसी चाइल्ड क्लास में, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो क्या होता है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर। इसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉइड की जगह इंट होता, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगी, ये सेपरेटली अलग फंक्शन बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, उसके बाद पब्लिक क्लास टेस्ट पीएसवीएम, उसके अंदर ए मेरी एक क्लास हो गई, बी मेरी दूसरी क्लास हो गई। वहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट टू को के मेथड को अगर मैं कॉल करूंगा तो टू आएगा, अगर मैं वन के उसको करूंगा तो वन आएगा, सिंपल सी बात है।
उसके बाद अब फाइनल पे आते हैं, फाइनल समझते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था मैंने। अब ये तीन चीजें गांठ बांध के याद कर लो। जो मेथड है फाइनल का वो ओवर राइड नहीं हो सकता। जो वेरिएबल है उसे हम ओवर राइट नहीं कर सकते फाइनल वेरिएबल को। और जो फाइनल क्लास है वो इनहेरिट नहीं हो सकती। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई और चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस ये तीन चीजें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बाइक बनाई, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ले लिया फाइनल 90 स्पीड लिमिट। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी, ये चेंज होगा ही नहीं। अगर मैंने 90 की जगह कुछ और दोबारा डालने की कोशिश करी, वो ओवर राइट नहीं करेगा इसको। मैंने एक वॉइड रन फंक्शन बना दिया स्पीड लिमिट दिस, ठीक है, और फिर मैंने रन कर दिया जो भी है। तो बेसिकली ये ओवरराइट नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है। अगर मैंने फंक्शन को फाइनल बना दिया तो जो ओवरराइटिंग में कर रहा था वो नहीं होगी। और क्लास जो होगी, जो मैं इनहेरिट कर रहा था क्लास को, वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। अगर क्लास ए फाइनल होती तो मैं उसे इनहेरिट ही नहीं कर सकता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट से क्या होता है, हम अगर किसी फंक्शन को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उससे होगा क्या। उससे ये होगा कि अगर हम कोई फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर तुमने देखा होगा मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो तुम नहीं करवा सकते, मतलब तुम्हें नहीं करने की जरूरत होती। अभी तुम यूज करते हो जो क्लास इसको एक्सटेंड करेगी, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसके अंदर तुम्हें उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स डालनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट तुम वॉइड सम यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लिया अंदर, तो तुम्हें यहाँ पे डेफिनेटली डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट यूज करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं रहती। अ, इसके अंदर भी मैंने सेम ही चीज समझा रखी है। अब देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं, ये कोड है सपोज क्लास ए क्लास बी, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक को ऐसे सेट कर दूं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ इसके सम फंक्शन को, और बी के डिस्प्ले वाले फंक्शन को भी एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ, दो अलग अलग फंक्शन है चलो, ठीक है। अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, पहले तो इसकी जो डिटेल्स है वो गायब हो जाएंगी, ये डिटेल्स गायब हो जाएंगी। फिर मैं, मेरे को इन दो क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर मैं किसी थर्ड क्लास से इसको, जो मैंने लिखा है सी क्लास से, मुझे किसी सी क्लास से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मैं किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं कर सकता, बट मैं किसी नॉर्मल क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ। ये सिस्टम है इसका। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे। अब देखो, अगर मैंने ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी, सपोज क्लास ए, ठीक है, तब मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकता अकॉर्डिंग टू द रूल। मेरे को क्लास बी से इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, फिर मैं उसके क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। और अगर मैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स बना के मैं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करूंगा, तो आउटपुट तो बी आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू ओवरराइडिंग करती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही ओवरराइडिंग कहलाता है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तुम ये कोड देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे इसमें एक चीज डिस्कस ये करनी थी। सपोज एक क्लास एनिमल हो गई, डॉग को हमने एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ए और बी, ठीक है।
एनिमल क्लास जो पेरेंट क्लास है, अगर मैंने उसी का कंस्ट्रक्टर कॉल करा तो भाई मेरा एनिमल्स कैन मूव प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने उसी पेरेंट एनिमल क्लास से चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया तो डॉग्स कैन वॉक प्रिंट हो जाएगा। मतलब जब हम इसको मेथड को कॉल करेंगे तब यही चीज मुझे शायद इस कंसेप्ट के थ्रू डिस्कस करना था। बाकी तो सारी चीजें सेम। अब हम आई गेस लास्ट 2 पेजेस पे हैं मॉड्यूल 1 के। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग क्लास देखते हैं। स्ट्रिंग क्लास जो है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स एबीसी, ये सिंटेक्स होता है हमारा। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की तरह जैसे बनाते हैं वैसी ही सारी चीजें बनती है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास आर एक्सप्लिसिटली इंस्टेंशिएटेड। इस चीज को एक्सप्लिसिटली कहते हैं, एक ही लाइन में करना इन चीजों को। एरे वाला जो था ना, वो मैं सही कह रहा था, जो 2 लाइन में है वो इम्प्लिसिट हो जाता है, जो एक लाइन में कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिट हो जाता है। मतलब कहने को है बट मतलब ये नहीं होता है एग्जैक्टली exactly, बट ऐसे समझ लो तुम। ठीक है, इंस्टेंशिएशन का मैंने बताई दिया है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन को इंस्टेंशिएशन कहते हैं। अब क्या होता है एक्सप्लिसिटली का मतलब, एक और चीज होता है उसमें ऑलरेडी वो चीज हो रखी होती है, तो तुम्हें न्यू कीवर्ड यूज करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी वजह से हम स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एबीसी ऐसे भी लिखते हैं इसको, हमें जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। फिर हम एस को चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होती है। अगर म्यूटेबल करना है तो हमें स्ट्रिंग बफर बनाना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने एक स्ट्रिंग S1 एक और बनाई मैंने ABC करके। हम्म, अब वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, क्या होगा, ये अलाउड होता है, ये हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है ABC। हीप मेमोरी मैंने वेरिएबल्स में भी डिस्कस करा था। तो ये ABC एक ही वैल्यू को दो चीजें पॉइंट कर रही। अब स्ट्रिंग फंक्शंस पे आ जाते हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। हम इसको एस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। बाजू में मैंने इसके रिटर्न टाइप लिख रखे हैं, देख लेना। एस डॉट लेंथ, इससे साइज आ जाता है स्ट्रिंग का। एस डॉट कैर एट इंट, इससे क्या होता है, हमें इंडेक्सिंग कर पाते हैं हम इसकी। हम किसी इंडेक्स पे वो कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन, जो हम इसके अंदर स्ट्रिंग डालेंगे वही इसके अंदर अपेंड हो जाएगी। अपेंड मतलब ऐड एट द एंड, लास्ट में। सपोज मैंने एबीसी में 1 2 3 डाला तो एबीसी 1 2 3 हो जाएगा। अब होता क्या है, कॉन्कैटिनेशन के अंदर हमारे जो एस है, एस के अंदर एबीसी 1 2 3 नहीं होगा, एस के अंदर सिर्फ एबीसी ही होगा। हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्कैट कर रहे हैं, उसके अंदर सेव नहीं कर रहे हैं इसको। अगर हम एस इज इक्वल टू एस कॉन्कैट करते तब जाके होता वो। फिर इक्वल्स, इक्वल्स में ये देखते हैं कि डिट्टो सेम है तो ठीक है, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। फिर कंपेयर टू, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंपेयर टू में क्या होता है, सपोज मैंने ए बी सी ले लिया और यहाँ पे ए कैपिटल बी सी ले लिया। अब क्या होगा, पहले इसने ए देखा, ये एकदम करेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बी और बी, ये अलग हो गया। तो जैसे ही अलग होगा वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, और फिर दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो +0 माइनस से डिनोट होगा अगर पॉजिटिव डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कोई भी डिफरेंस नहीं है मतलब इक्वल है तो वो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद
एस डॉट सबस्ट्रिंग, इससे क्या होता है, इससे एक नई सबस्ट्रिंग बन जाती है। स्टार्ट, यहाँ हमें कहाँ से स्ट्रिंग बनानी है नई, उसके बाद एंड कहाँ पे रोकना है, और कितने स्टेप का मतलब है कितना तुम स्किप करके कर सकते हो। ठीक है, जंप, जंप के लिए यूज होता है बेसिकली। फिर एस डॉट रिप्लेस, ये क्या करता है, करेक्टर वन को रिप्लेस कर देता है बाय करेक्टर टू। इंडेक्स ऑफ करेक्टर, कोई करेक्टर डाला उसका इंडेक्स दे देगा। हमने इससे पहले क्या करा था, कैरेट करा था, ये उसका जस्ट उल्टा हो गया। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ, अच्छा ये क्या करता है, ये फर्स्ट अक्रेंस दिखाता है, और अगर लास्ट अक्रेंस दिखानी है तो वो लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देंगे। टू अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट कर, सिंपल। एस डॉट कंटेन्स, इससे क्या होता है, अगर ये सब स्ट्रिंग उसके अंदर है, किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो दिखा देगा। सपोज स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग, अब मैंने इसके अंदर रिंग डाला, रिंग, एस डॉट कंटेन्स रिंग, तो रिंग तो है स्ट्रिंग के अंदर, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, सिंपल। अब आती है स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर क्लास जो हम यूज करते हैं, वो स्ट्रिंग बफर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि म्यूटेबल होता है। इसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और वैल्यू चेंज करने के भी तरीके होते हैं। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग बफर का यूज करके हमने बना दी, सिंपल। अब क्या होगा, अगर डिफॉल्ट कैपेसिटी है, खाली ब्रैकेट्स हैं, तो 16 कैरेक्टर की इनिशियल कैपेसिटी होती है। वरना तुम यहाँ पे डॉट, ये डबल कोट जावा डाल रहे हो, तो यहाँ पे 4 की कैपेसिटी हो गई। अगर तुम्हें इसी को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जावा की जगह 50 डाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा, जावा नहीं जाएगा, 50 की तुम्हारी कैपेसिटी हो जाएगी, फिर तुम उसे फिल करोगे बाद में। अब सेट कैसे करते हैं भाई, वर्ड डॉट, वर्ड तो चलो, यहाँ पे वर्ड की जगह एस आएगा, सॉरी माय बैड। एस डॉट सेट कैर एड, अब यहाँ पे 0th इंडेक्स है, तो वहां पे मैंने डी कर दिया, तो जावा की जगह डी हो गया, डावा। और फिर मैंने फर्स्ट इंडेक्स की जगह आई कर दिया, तो वो डीवा हो गया, सिंपल। उसके बाद और भी मेथड्स होते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग बफर के अंदर। एक हो गया इंसर्ट, वो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग किसी इंडेक्स पे इंसर्ट कर देगा। पेंड, ये किसी मतलब स्ट्रिंग को ऐड कर देगा एट द एंड। कनकैटिनेशन में क्या होता था, कनकैटिनेशन में नई स्ट्रिंग नहीं बनती थी, इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू ही चेंज हो जाती है। मतलब उसमें भी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं होती थी, बट इसमें तो पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू ही चेंज हो जाती है, स्ट्रिंग बफर की बेसिकली। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है सेट लेंथ। अगर मैंने इसके अंदर 0 डाल दिया, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग बफर को क्लियर कर देगा। ये लेंथ को सेट करने के लिए काम आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 50 डाल दिया था वैसे, अगर हमें बाद में करना है तो। उसके बाद रिप्लेस, वही सेम टू सेम है, रिवर्स में पूरा आइटरेशन उल्टी हो जाएगी। डीवा था वो उल्टा आएगा लिखा हुआ। कैपेसिटी, कैपेसिटी से प्रिंट होता है कि कितना बचा हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।